ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है, इसी पर जो बेस्ड पेपर आएगा 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा, 1/3 उसमें निगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको 95+ लाने हैं नेट में। कट ऑफ अगर निकालना है, सेफ साइड रहना है, टारगेट उसके लिए बनाना है सेफ साइड रहने के लिए कम से कम 105+ का, तब जाके कहीं 90-95+ आ पाएंगे। और सी सेट में आपने 66 नंबर लाके 33% लाके क्वालिफाई कर लिया तो आपका प्री का कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो अपडेटेड और रिवाइज्ड समरी है, बेस बनाए, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें जो बेसिक बुक्स हैं उनका ये समरी है। उसके बाद जो अभी तक का अपडेटेड और रिवाइज्ड कंपाइलेशन लिस्टिंग से पढ़ाई कर लो। ये बस इतना हो गया पूरा प्रीलिम्स का जीएस पेपर कवर, ठीक है। इसके अलावा जो हम मिसलेनियस अपडेट देंगे एग्जाम से करीबन 25-30 दिन पहले, वो भी हम पेड ग्रुप में उसकी पापा पीडीएफ दे देंगे। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ भी दे देंगे, है ना, पेड ग्रुप में, प्री वाले 6,500 या 9,000 वाले में, है ना। और प्लस जो भी और डेटा होगा, एनर्जी का डेटा, है ना, कोई और डेटा अगर हमको लगता है लास्ट में, तो हम एग्जाम से पहले दे देते हैं 15-20 दिन पहले उसी ग्रुप में। ये पढ़ना है यहां से, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है एससीएस की पेड क्विज से। डेली प्रैक्टिस करें क्योंकि हैबिट बन जानी चाहिए। एग्जाम का दिन कोई खास नहीं लगना चाहिए, सिर्फ यही लगना चाहिए कि भाई जैसे डेली पेड क्विज लगाते हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां भी आपको यही लगना चाहिए कि एससीएस की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। इसीलिए हम हर आयाम के क्वेश्चंस देते हैं, हर आयाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पढ़ाई वाला ये दे दिया एससीएल, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, अपडेटेड, रिवाइज्ड, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, हैबिट बनाने के लिए पेड क्विज करवा दी, उसी टाइप के क्वेश्चन की जैसे आयोग में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। फिर सिलेबस का तीसरा आयाम क्या है? पूरे सिलेबस को जो हमने एससीएल के फॉर्म में दिया था वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टेस्ट सीरीज में दे दिया। 35 टेस्ट सीरीज देते हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ वाली। बस इससे पढ़ लो एससीएस की समरी की कंपाइलेशन लिस्टिंग से, प्रैक्टिस कर लो पेड क्विज टेस्ट सीरीज से। आराम से ये 3 चीज करके प्री का कट ऑफ निकाला जा सकता है। इन 3 चीज जो एससीएल है, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन 3 से मिला के हर बार 125 से 135 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्री में 134 आए थे, इसका प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में। इतना करके प्री का कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। रिवीजन जरूर करते रहें, मंथ में 2 बार पढ़ते रहें। डेली का एटलीस्ट जो है 6 घंटे पढ़ने का टारगेट रखें, ठीक है, पढ़ने का। और उसी में जो है समझ लीजिए कि करीबन 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस का, ठीक। ये सब आपको जो है हमारे नंबर पे मिल जाएगा। समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग पूरा पढ़ने वाला, है ना, और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, ये डेली हैबिट बनाने के लिए, और ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सिलेबस को 3 आयाम पे हमने कवर कर दिया, पढ़ा भी दिया वही चीज, डेली भी प्रैक्टिस करा दी, और ओवरऑल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से सारा जो है दे दिया आपको स्टैटिक डायनामिक को लिंक करके, ठीक है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास कंपाइलेशन क्लास नंबर 1 यहां से शुरू हो जाएगी, जैसा कि थंबनेल पर भी दिख रहा है। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास कंपाइलेशन और सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन हर साल रिलीज किए जाते हैं। पेड ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ दी जाती है, लेटेस्ट अपडेट करके पूरे साल भर के एग्जाम्स को एनालाइज करते हुए, पिछले पैटर्न को देखते हुए, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस को समझते हुए, कैसे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड चीजें आपको दे दी जाए। इतिहास की क्योंकि बात कर रहे हैं तो फैक्ट हैवी टॉपिक है, आपको पता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप यूपीपीएससी के लिए इतिहास तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारे तथ्यों से रूबरू आपको होना पड़ेगा। रोट लर्निंग भी है, लिस्टिंग पार्ट में ज्यादातर में रोट लर्निंग वाली चीजें हैं। इसमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाइज भी आपको समझना है, कुछ कंसेप्चुअल सवाल भी बन रहे हैं एग्जाम में। और इतिहास कंपाइलेशन पढ़ाने का जो मेरा तरीका रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जिससे ओवर द कह सकते हैं आगे के वीडियो लेक्चर आपको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अवधारणा क्या है। जो ये कंपाइलेशन है इसकी पीडीएफ हम लोग पेड ग्रुप में साझा करते हैं, उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, उसको ऑनलाइन रख सकते हैं। और कंपाइलेशन के जो वीडियो लेक्चर हैं उसके विषय में मैं आपको बता दूं, कंपाइलेशन के वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं या देखना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि एक रीडिंग आपकी हो चुकी हो, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जितना हम अब पढ़ने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, उतना अगर आप पहले से एक रीडिंग लगा करके आए होंगे, रीडिंग लगा करके लेक्चर को ऑन किया होगा आपने अपने डिवाइस में, तो बहुत बेनिफिशियल ये चीज रहेगी, ये प्रोसेस, कि आप पहले एक रीडिंग टेक्स्ट ही करे हो और फिर मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि हम जो है कुछ लिखेंगे फिर आपको तीर बना के समझाएंगे, वो उदाहरण यहाँ पे नहीं रहेगी, वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अदरवाइज बहुत लंबी इतिहास की सीरीज बन जाएगी 2026 के लिए, जो हमारे एग्जाम के लिए काम नहीं करेगी। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जो हमने टेक्स्ट दिया है
बाइबल वही है, टेक्स्ट हमने इस तरीके का प्रिपेयर किया है जिससे कम से कम शब्दों में, ये बात बहुत जरूरी है कहना कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। आप लगा लीजिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा लीजिए, इतिहास का पोर्शन जो है यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स में 1/6 का है, 1/6 हिस्सा जो है इतिहास के सवालों से भरा रहता है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार 30+ भी आते हैं सवाल, ठीक है। तो हमको अच्छा खासा एफर्ट इसमें देना होता है। अभी तक अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह आप नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आए, मेरा ये टारगेट रहेगा। लेकिन चूंकि हम बेसिक कराते हैं अपने पेड ग्रुप में, बेसिक अगर आपने कर लिया है सब कुछ समझ में आएगा। कौन से फैक्ट में रोट लर्निंग है, कौन से कंसेप्ट में आपको थोड़ा बिल्डअप समझना है, बैकग्राउंड कहाँ समझना जरूरी है, और खासकर जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उस पर मेरा खासा फोकस रहेगा। जो मिस्टेक पॉइंट्स होते हैं आपके एग्जाम में, जिससे आप एग्जाम में सवाल गलत कर देते हैं, उन मिस्टेक पॉइंट्स को समझाने पर मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा, मेरा फोकस रहेगा कि आपको मिस्टेक पॉइंट्स और नुएंसेस यहाँ पे समझाई जाए कि किस तरीके से टेक्स्ट पढ़ते समय आप उन मिस्टेक पॉइंट्स को कैरी करके एग्जाम देने ना चले जाएं, ठीक है। तो अवधारणा आप समझ गए, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतिहास शुरू करते हैं हम लोग, क्लास नंबर 1, ठीक है। तो टेक्स्ट अगर आप पढ़ करके आए हैं पहले लेक्चर, तो यहाँ पे हिस्ट्री का बेसिक है, पहला लेक्चर बेसिक ही होता है। इस हिस्ट्री शब्द के बारे में बताया गया, कैसे हिस्ट्री वर्ड का कंस्ट्रक्ट है, सिमेंटिक्स क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, इतिहास से बना है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। तो इतिहास में उन चीजों के बारे में बात करते हैं निश्चित रूप से हुई है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है कई बार ऐसी चीजों की बारे में बात करेगा जो हमें कुछ कुछ सोर्सेज से पता चल लगती है, जो प्योरली वेरीफाइबल नहीं है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस आरओ का पेपर देख लें, या फिर एसीएफ का एक पेपर होता है एसीएफ आरएफओ का, उसमें 2026 में एक पेपर आया था कि इतिहासकार मोरलैंड के अनुसार जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो उस दिन, उस समय तक कह सकते हैं भारत की आबादी कितनी थी। तो क्या मोरलैंड ने शोध किया होगा, हर एक व्यक्ति को गिना होगा आबादी में? नहीं, उन्होंने भी उस समय की सुनी सुनाई बात बोली होगी, लिखी होगी, उसको रिकॉर्ड किया होगा अपने कंपोजिशन में, वही बात हमसे एग्जामिनर ने पूछ ली। ऐसे ही तथ्य एग्जाम में कई बार डाले जाएंगे जो रेफरेंस पॉइंट पर आधारित रहेंगे कि ये व्यक्ति ये कहते हैं या फिर ये सोर्स ये कहता है, आपको उसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। इतिहास ओवरऑल जो हमारे सिलेबस का है वो इसी पर आधारित है, ठीक है। जो हमारे इतिहासकारों ने लिखा है उसी पे आधारित है, वही हमको स्टडी करना होता है। तो इतिहास कंस्ट्रक्ट कैसा भी दिया रहे बुक्स में, हमारा टारगेट क्या है कि हम मैक्सिमम सवाल अपने कैसे सही निकाल सकते हैं। वर्ड मैक्सिमम इसीलिए है, 100% इसीलिए नहीं क्योंकि 100% कोई भी कर नहीं पाएगा इतिहास के सवाल। कोई भी व्यक्ति इतिहास के यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में आने वाले सारे के सारे सवाल सही नहीं कर सकता है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप ये मानिए कि अगर आप सारे के सारे सवाल सही कर लेगा इतिहास के जितने पूछे जाते हैं, तो आधा मतलब लगभग 40% कट ऑफ वहीं से हो जाता है। लेकिन इतना नहीं करना है, इतना लोड नहीं लेना है। इतिहास में जितने यूपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने इस साल आपको कंपाइलेशन दिया है, लिस्टिंग दिया है, उसके वीडियो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उतना सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के बारे में अबाउट है। कल्चर और जो है इसमें 2 वर्ड के बारे में बात की गई, सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में बात की गई। ये वर्ड कई बार आते रहेंगे, थोड़ा सा बेसिक अंतर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में। कल्चर क्या है? कल्चर सिविलाइजेशन तो कल्चर में बेसिकली क्या है? वे यानी कि तरीका, वे यानी कि तरीका, तौर तरीका जिस हिसाब से ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज करता है। कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों ही टर्म ह्यूमन मेड है, जानवरों का कोई भी कल्चर या सिविलाइजेशन नहीं होता है, ये मानवों पर आधारित कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। वे या तरीका एक ही वर्ड लिखा है इसलिए बहुत फैक्ट हैवी नहीं करेंगे इसको। जिस तरीके से आप अपना दैनिक गतिविधि करते हैं, जैसे सोते उठते खाते जाते आते सोते खाते, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और किस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, दैनिक गतिविधियां करते हैं, वो कल्चर है। और सिविलाइजेशन क्या है? जो कुछ आप इन गतिविधियों को करते हुए जो कुछ अचीव करते हैं, जो लिगेसी बनाते हैं, या फिर जो आपके पास हमेशा बना रहता है, वह आपका सिविलाइजेशन है। बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सिंधु घाटी संस्कृति सही वर्ड हो जाएगा एग्जैक्टली हिंदी में, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
हम लोग इसको पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई बार इसको कहा जाता है। और उसमें हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि ये प्री हड़प्पन फेस है, ये मैच्योर हड़प्पन फेस है ना, और ये हड़प्पन फेस है। तो किस तरीके से उसमें सिविलाइजेशन बदलता है, सिविलाइजेशन जैसे जैसे मैच्योर होगा कल्चर बदलेगा लोगों का। और जब हम इसका छोटा रूप पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन या प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से कल्चर आते हैं, जैसे कह दिया जाता है सोथी कल्चर है, सोथी सिसवाल कल्चर है, सोथी सिसवाल कल्चर या गणेश्वर कल्चर जैसे पढ़ते हैं, तो उसको कल्चर कहा जाता है क्योंकि उसमें वे ऑफ लाइफ हमारे एंशिएंट मानवों की देखने को मिलती है। और यही वे ऑफ लाइफ जब एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं और उससे हमको कुछ अचीवमेंट भी मिलता है। क्या अचीवमेंट मिल रहा है? स्क्रिप्ट अचीवमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसको डिसिफर नहीं कर पाए अभी भी। तमिलनाडु के सीएम ने 2-3 साल पहले कहा था कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज हुई है उसको डिसिफर करके बताएगा, उसको इनाम देंगे। अभी तक कोई नहीं कर पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास अपनी स्क्रिप्ट थी, डिसिफर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास अपना जीवन यापन का एक तरीका था, व्यापार वाणिज्य वो लोग करते थे आसपास के क्षेत्रों के साथ, बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है, तो ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट है। और जो दैनिक जीवन में आप करते हैं, जो आपके उठने का, सोने का, पूजा पत्ती का तरीका, ये सब वगैरह होता है, तो ये आपका हो गया कल्चर। ठीक है, तो कल्चर सिविलाइजेशन में ये बेसिक अंतर समझ में आया। तो कल्चर और सिविलाइजेशन की स्टडी है, ठीक है, हिस्ट्री। सर्वप्रथम अथर्ववेद में और बाद के जो कह सकते हैं वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में इतिहास का उल्लेख मिलता है। ये एग्जैक्ट कई बुक्स लिखती हैं कि अथर्ववेद में मेंशन है इतिहास, है ना, लेकिन कई जगह लिखा रहता है कि इतिहास शब्द जो है वेदों और बाद के पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। दोनों बात सही है। यहाँ पर मैं डिटेलिंग और नुएंसेस पे फोकस करूंगा, ट्रू फॉल्स वाला नेचर रहेगा समझाने का, क्या चीज एग्जैक्टली ट्रू है, क्या चीज कुछ हद तक सही है और क्या चीज प्योरली फॉल्स है। ये सभी कंसेप्ट आप समझते हुए जाएंगे ना, तो फिर एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। और जो टेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कंपाइलेशन पढ़ेंगे हमारा, जो A4 साइज PDF में हो निकलवाए भी होंगे कुछ लोग प्रिंट में, तो वो अच्छे से दिमाग में जाता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशन है कि ब्यूरी ने क्या कहा है इतिहास को, बर्नी के अनुसार जो इतिहास क्या है, अबुल फजल इतिहास को कितना महत्वपूर्ण मानता है। तो जो भी हिस्टोरियन होगा वो इतिहास को महत्वपूर्ण मानेगा ही मानेगा। हिस्ट्री का टीचर इतिहास को महत्वपूर्ण मानेगा, जिसको UPPSC का एग्जाम देना है वो इतिहास को महत्वपूर्ण मानेगा। वही सब चीजें यहाँ पे गिवन है। इतिहास के महत्व को देखते हुए कॉलिंगवुड ने कहा था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राकृतिक विज्ञान था। तो इतिहास के बारे में ये सब है। कुछ शासक ऐसे रहे हैं, रोमन शासक, जो हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना चाहते हो लंबे समय तक कि इतिहास को दबाना चाहते हैं। ज्यादातर जो तानाशाही वर्ग होता है इतिहास को नहीं पसंद करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद उनके जो बच्चे हैं, पोते होंगे या फिर जो आगे की जनरेशन होगी, वो लोगों को बेवकूफ कैसे बना के रखेगी अगर इतिहास में लिख दिया गया तो। ठीक है, तो इतिहास को कुछ लोग दबाने की कोशिश करते थे। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जो इतिहासकार, या कह सकते हैं जो कोर्ट के अंदर इतिहास की जो चीजें होती थी, जैसे अकबर बहुत प्रोमिनेंट ऐसा शासक था जो इतिहास लेखन पसंद करता था। दरबारी इतिहासकारों को संरक्षण देने का काम किया अकबर ने। औरंगजेब ऐसा जनरली नहीं करता था। औरंगजेब अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता था अपने हिस्टोरियन से। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इतिहास का वर्गीकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने 3 युग बताए थे कि एक स्टोन एज है, एक ब्रॉन्ज एज है, एक आयरन एज है। सिंपल बता दिया था। लेकिन जो जनरल क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल होता है। प्री हिस्टोरिकल वो फेस है जो स्टोन एज का फेस है ना। स्टोन एज का भी फर्दर डिवीजन है वैसे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, तो वो है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मौजूद होता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आएगा? वो प्रोटो हिस्टोरिक में, इसी वजह से डालते हैं क्योंकि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं पता लग रहा है। और आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्टोरिक, वही की सिंधु घाटी सभ्यता अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है तो उसको प्रोटो हिस्टोरिक कह दिया। हिस्टोरिक में पठनीय सामग्री उपलब्ध है। रिटन रिकॉर्ड जनरली हमारे पास 600 BC के बाद अवेलेबल है, तो इस वजह से हम वहां से हिस्ट्री शुरू करते हैं। भारत की हिस्ट्री 600 BC के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, नेमिंग ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे गिवन है। मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। बहुत कठिन है, अगर दिमाग लगाएगा एग्जामिनर तो ये बना सकता है सवाल, अदरवाइज बहुत की इंपॉर्टेंट एरियाज में नहीं है शुरू की स्लाइड या फिर शुरू के पेजेस। ये एटलीस्ट इसलिए है कि आप मेंस में कहीं इसका उपयोग करें, जहां करना चाहें।
ऐसे वगैरह में करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये फैक्ट के रूप में पूछा जाए इसकी संभावना बहुत कम है। इंडिया का शेप वगैरह, इंडिया का मेंशन कहाँ मिलता है, इंडिया का नाम एक्चुअली भारत के नाम जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, इंदू भी कह सकते हैं आप। तो चाइनीज लोग क्या कहते थे, जापानी लोग कैसे जानते थे भारत की, भारत भूमि को, हमारे पौराणिक ग्रंथों में क्या क्या है ना, टेक्स्ट में क्या क्या है, वो सब यहाँ पे गिवन है। वारामिहिर की बृहत संहिता में कूर्म की आकृति को बताया है, पुराणों में धनु आकृति का, दीघ निकाय में छकड़े की भांति, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। भुवन कोश चैप्टर जो पुराणों का है उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल फीचर इंडिया के बताए गए हैं। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। पुराणों के अनुसार भारत वर्ष नाम पढ़ने से पहले ये देश अजनाब और हेमवत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत भूमि कर्म भूमि है, भोग भूमि है, ये सब मेंशन मिलता है। और जो बाहर के लोग हैं, जैसे स्मिथ ने एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड कहा है, एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है, बहुत वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतवर्ष भारत कबीले से आप एसोसिएट करके देख सकते हैं। हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन तक चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य होता है, कौटिल्य लिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंडिया की अवधारणा आपको थोड़ी थोड़ी पता लगती है इससे। जो ग्रीक्स है उन्होंने सबसे पहले इंडिया कहा था। मैगस्थनीज की इंडिका किताब है तो उसमें इंडिया यूज हुआ है, ठीक है। बाकी हेरोडोटस ने मेंशन किया है 6 से 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड, हेरोडोटस ने मेंशन किया है, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ग्रीस मैगस्थनीज ने इंडिया कहा, ठीक है। और चीनियों ने इंतु या फिर इंदू, आप काफी मतलब लैंग्वेज में इंटरचेंजेबल है, इंदू तू कुछ ऐसे ही कहा था, ठीक है। वेनसांग और बेलूनी ने कनिष्क के द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधी उल्लेखों और विवरण में ये मेंशन किया है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जहां से हिस्ट्री शुरू होती है 600 बीसी से, वहां से क्या नाम भारत को मिला वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब इन्वेशन वगैरह हुआ था वहां पे खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में सर्वप्रथम प्राकृत में भारतवर्ष या फिर भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। या यह प्रदेश के रूप में भारत मतलब पहला एक रीजन के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है, एक ज्योग्राफिकल रीजन के रूप में। मनुस्मृति और भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो 600 बीसी से पहले के सोर्सेस हैं उसमें इंडिया का मेंशन ही नहीं है, मेंशन है लेकिन रफ या फिर वेग मेंशन है। कहाँ से कहाँ तक भारत है, कहाँ से कहाँ तक दूसरे साम्राज्य की भूमि है, ये इतना मेंशन पुराने ग्रंथों में नहीं है, विदेशी लोगों ने स्पष्ट किया है थोड़ा थोड़ा बाद में। तो यही सब आपका जो है देखने को मिलता है सिस्टम। अब अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम जो रहे ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत अगर रेयर सवाल आ गया मिलाने के लिए। प्री बुद्धिस्ट पीरियड में जम्बूद्वीप, गुप्ता पीरियड में भारतवर्ष हिंद, सल्तनत पीरियड में हिंद हिंदुस्तान, मुगल पीरियड में हिंद हिंदुस्तान, ब्रिटिश पीरियड में इंडिया, वैदिक पीरियड में भारतवर्ष, आर्यावर्त, सप्त सिंधु और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेलुहा। भारत के महत्वपूर्ण नाम जो है भारत ऋग्वेद में, महाभारत और वायु पुराण में, ये आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैन परंपरा में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश के नाम भारत रखे जाने को उल्लेख मिलते हैं। हिंदुस्तान वर्ड जो है ये सिंध के लिए प्रयोग किया गया था। पर्शियन हखामनी शासक जो था डेरियस प्रथम, इसके इंस्क्रिप्शन में हिंद को 23वें प्रांत के रूप में दर्शाया है। मतलब पर्शियन रूलर्स जो थे उन्होंने एक नए प्रांत पर कब्जा किया, अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया कि वो हिंद हो सकता है, हिंद है, ठीक है। अरबी और फारसी लेखकों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, एक बार यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ चुका है। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किया गया है ससैनियन वंश के इंस्क्रिप्शन में। ससैनियन अभिलेखों में ससैनियन इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया हिंदुस्तान वर्ड का, ये याद रख सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है फारसी ग्रंथों में और फारसियों ने हप्त हिंदू कहा और हिंदू के रूप में इसको अपनाया गया क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाया। इंडिया वर्ड जो है ये ग्रीक से आने से, ग्रीक से संपर्क में जब उन लोग आए, ठीक है, तो उन लोगों ने जो है कह सकते हैं इंडिया इसको कहा, ठीक है। यूनानियों ने सिंधु को इंडोस कहा, इंडोस से लैटिन में और फिर ये मिक्सचर होकर इंडोस इंडिया बन गया, ठीक है। यही है यहाँ पे। मध्यकालीन युग में जो
कह सकते हैं पश्चिमी लेखक थे वो इंडिया शब्द प्रयोग करते थे, और जो यहाँ के शासक थे वो यहाँ पर हिंदुस्तान इसको कहते थे मुगल लोग, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में इसको इंडिया कहा जाने लगा। तो वही यहाँ पे चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। अंत में कुछ नहीं याद रहे पिछला तो ये चार्ट जरूर याद कर लीजिएगा। तो वही कंपाइलेशन लिस्टिंग के डुअल मेथड हमेशा कार कर रहे हैं, और ये ज्ञान सर की सोच थी, इसको हम लोग और भी इवॉल्व करते गए हैं। पहले साल ये आइडिया आया 4-5-6 साल पहले, इम्प्लीमेंट किया, बहुत फायदा मिला, हर साल उसको इनोवेट करते जा रहे हैं। रोट लर्निंग वाली जो चीज़ है, जो प्लेन फैक्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, लिस्टिंग का पार्ट जाता है, बना दिया जाता है। और कंसेप्चुअल पार्ट, क्रोनोलॉजी वाला पार्ट, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं, कंसेप्ट वाले सवाल बन सकते हैं, सही या गलत आकलन वाले सवाल बन सकते हैं, तो उसको कंपाइलेशन में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कहाँ पे क्या किस नाम का उल्लेख किया गया है, किस पीरियड में, किस कालखंड में। पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत, जैसे आपको बताया आजादी के बाद आर्टिकल नंबर में इंडिया दैट इज भारत वाला कंसेप्ट है, इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है। फिर कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज भी किया है कि इंडिया कॉलोनियल रूल की निशानी है, क्यों ना भारत ही रखा जाए, क्योंकि ये हमारे पौराणिक ट्रेडिशन में दिया हुआ नाम है। 2016 में इसमें याचिका डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई जब संविधान निर्माताओं ने इंडिया दैट इज भारत लिख रखा है तो हम कौन होते हैं चूज करने वाले, या सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये तय कराने वाला कि हमारे देशवासी इंडिया कहना चाहते हैं या फिर भारत। 2020 में भी ऐसी याचिका एक दिल्ली के बिजनेसमैन ने डाली थी, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई हटाने के लिए ना कहो, इंडिया दैट इज भारत है, आपका मन भारत कहने का है आप भारत भूमि कहो, आपका मन इंडिया कहने का है आप इंडिया कह दो, ठीक है। भारत विभाजन के बाद सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को इंडिया के बजाय भारत अथवा हिंदुस्तान रखने का सुझाव दिया था। ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अगर ये पूछा गया आप निश्चित तौर पर गलत कर देंगे। अगर नेहरू जी और जिन्ना का ऑप्शन आ गया तो निश्चित तौर पर आप नेहरू जी को चुनेंगे, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत को इंडिया के बजाय भारत नाम रख लेना चाहिए अपना, ठीक है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पसंद किया। वही यहाँ पे गिवन है। कई बार लोगों ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने कहा 2004 के अपने मैनिफेस्टो में मुलायम सिंह यादव जी ने कि इंडिया को भारत कर देंगे, ठीक है, इंडिया नाम हटा देंगे। और फिर शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया इंडिया की जगह भारत नाम करने का। योगी आदित्यनाथ जी ने किया था लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल जिसमें इंडिया का नाम हिंदुस्तान रखने का प्रस्ताव रखा था इन्होंने। सो यही है। अब सोर्सेस पे आ जाते हैं। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू है, अभी तक का ज्यादातर बिल्डअप ही था। मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या है? लिटरेरी सोर्सेस है, जो भी लिखित ग्रंथों में जो पढ़ा जा सकता है उसमें है वैदिक, बौद्ध, जैन, पाली, प्राकृत, ठीक है। अन्य भाषाओं में अशोक के शिलालेख आ जाएंगे लिटरेरी सोर्सेस में, क्योंकि शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता से संवाद किया था। प्राकृत भाषा में थे, है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र आ जाएंगे, धर्म सूत्र, स्मृति ग्रंथों में जो टीका किए जाते हैं, कमेंट्री की जाती है। और जैन साहित्य में आगम ग्रंथ। अभी एक ACFRFO का पेपर हुआ था, इतना सिंपल सवाल पूछा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं ऐसे डिटेल में टेक्स्ट को तो गलत कर सकते हैं। उसमें पूछा आगम जो कह सकते हैं ग्रंथ है वो किस कह सकते हैं धर्म संबंधित है, तो वो जैन साहित्य, जैन ट्रेडिशन संबंधित है आगम ग्रंथ, ये पता होना चाहिए आपको। लौकिक ग्रंथ में रामायण, महाभारत, रात तरंगिणी, चरक संहिता आ जाएगा। और विदेशी यात्रियों के विवरण में इंडिका, मगस्नीस की इंडिका, फाहियान, वेसांग के यात्री विवरण, अलबरूनी, और भी अलग अलग कालखंड में आने वाले जो विदेशी यात्री थे। विजयनगर काल में कुछ आए, है ना, सल्तनत काल में आए, मुगल काल में कई सारे लोग आए, विदेशी आए, अलग अलग देशों के लोग आए। तो वो सब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोग, एंशिएंट से मेडिवल फिर मॉडर्न, तो ट्रांजिशन करेंगे तो उन लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करें तो इन स्रोतों के अंतर्गत वे भौतिक अवशेष आते हैं जो उत्खनन और अन्वेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। ये स्रोत ऐतिहासिक काल की भौतिक संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट दैट आर ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन, these sources help in understanding the material culture of ancient historical period। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें इंस्क्रिप्शन आ जाएंगे, अशोकन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो मूर्त रूप में मौजूद है, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति है, कोई भी इंस्क्रिप्शन है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति एज एन एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। समुद्रगुप्त के अभिलेख और जो कह सकते हैं और भी अन्य शासकों के अभिलेख है, अभिलेख आते रहे हैं लगातार, ठीक है।
सिक्के में गुप्त, कुषाण, यौधेय कालीन शासकों के सिक्के, मृदभांड, मोहरें, हड़प्पा की मोहरें, काले पॉलिश वाले बर्तन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्तन कई प्रकार के हम पढ़ेंगे जिनको भांड कहा गया है। मृद भांड जो वर्ड है वो कई लोग पूछते हैं क्या है, वो मिट्टी के बर्तन के लिए, अर्थनवेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। मृद भांड अलग अलग कालखंड में अलग अलग, ठीक है। मूर्तिकला, चित्रकला, उसके एग्जाम्पल जैसे मथुरा और गांधार आर्ट, अजंता चित्रकला। स्थापत्य अवशेष में सांची का स्तूप, मंदिर, गुफाएं अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग बनवाई गई, जो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्रोत का एक पूरा एक डायग्राम, थीमेटिक डायग्राम बनाया है। आपने देखा होगा इस बार के अपडेटेड कंपाइलेशन में 2026-27 के लिए, उसमें कई सारे थीमेटिक डायग्राम बने हैं। थीमेटिक डायग्राम सिर्फ बनाने के लिए नहीं बने, इसमें कई घंटे कई बार एक डायग्राम में खर्चा किए गए। इसका उद्देश्य है कि प्योरली जो है आपके दिमाग में छप जाए वो चीजें, आप एग्जाम में गलत ना करते हैं। तो इतिहास के स्रोत जो हमने पढ़ाया उसका ये पूरा डायग्राम बना हुआ है कि क्या क्या आ जाएगा किस चीज में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम स्टोन एज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है, यानी कि स्टोन एज में हमारे लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो हम पढ़ करके डिस्फर कर सकें, उसका आशय लगा सकें। प्री हिस्टोरिक पीरियड में गुफाओं में जो पेंटिंग मिली है उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पेंटिंग से मतलब रिटन लैंग्वेज में लिखी हुई कोई चीज हम उसको नहीं मान सकते हैं। तो भीमबेटका की गुफा जो है उससे कई सारी पेंटिंग मिली है, लेकिन हम उसे रिटन रिकॉर्ड नहीं मानेंगे, ठीक। प्रागैतिहासिक इतिहास की वह अवधि जहां पर कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, विच इज नो रिटन रिकॉर्ड, नो इंस्क्रिप्शन, नो राइटिंग, नो मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ स्क्रिप्ट में नहीं है, वो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी नॉलेज जो है वो किससे मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस पे आधारित है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, हड्डियां निकल रही हैं, बर्तन निकल रहे हैं, है ना, कंकाल निकल रहे हैं, इस पे आधारित है। तो जब भी आप प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे कभी भी कोई इंस्क्रिप्शन नहीं आएगा, है ना, कंकाल निकलेंगे, मतलब कंकाल से संबंधित फैक्ट आएंगे, किसी बुक में पढ़े, हमारे मटेरियल में पढ़े, हड्डियों के बारे में आएगा, कंकालों के बारे में आएगा, इन्हीं सब के बारे में ज्यादा आएगा, जानवरों की हड्डियों वगैरह के बारे में आएगा, और कैसे दफनाते थे लोगों को उस बारे में बात की जाएगी, औजारों के बारे में आएगा, है ना, औजारों के बारे में, कैसे औजार लोग यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए। फिर कृषि और पशुपालन की तरफ जैसे ट्रांजिशन हुआ था तो वो औजार भी बदलेंगे, तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में मानव पत्थर के औजार बनाता था और पत्थर से बनाई गई चीजों का उपयोग करता था। धीरे धीरे फिर जानवरों की हड्डियों से भी बनाना शुरू किया था बाद में, ठीक है। तो एंशियंट पीरियड, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव ऐसा नहीं था जैसे मैं आपके सामने हूं, या फिर आप एक सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसे लोग नहीं होते थे। पहले क्या होते थे, जैसे हमको कई बार डिस्कवरी में दिखाते हैं कि पत्ते पहनकर जो है एक कोई लकड़ा डंडा लिए, औजार लिए कोई जानवर को दौड़ा रहा है, वैसा मानव, आप वैसा इमेजिन करिए, ठीक है। जब मानव जो है एकदम जानवरों के बीच रहता था जानवर के तरीके, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस समय लोगों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए मानव विकास के इस चरण को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग से ऐसे काल से तात्पर्य जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर की गुफा में रहते थे, मेन स्टे स्टोन था, तभी इसको स्टोन एज कहा जाता है। पत्थर की गुफाएं, पत्थर के औजार, ये सब। तो अब हम स्टोन एज या फिर जो पाषाण काल है उससे संबंधित एविडेंसेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं, उनकी साइटों संबंधी बात करना शुरू करते हैं। जो स्थल मिले हैं, उन स्थलों से जो अवशेष मिले हैं, स्टोन एज के अवशेष किसने खोजे थे, इन्हीं सब पैटर्न से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव क्रो मैग्नॉन मैन से नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में जो ह्यूमन है, यानी आप और हम लोग क्या है, होमो सेपियन सेपियंस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इतने लाखों साल पहले होमो सेपियन सेपियंस प्रजाति नहीं थी, वो अलग अलग प्रजातियां थी, ठीक है। तो इसमें क्रो मैग्नॉन मैन ये यूरोप में खोजा गया, कह सकते हैं पहला पूर्ण मानव था, यूरोप में खोजा गया। पहला पूर्ण मानव यूरोप में जो खोजा गया था वो क्रो मैग्नॉन मैन था। हमारे यहाँ पर नर्मदा नदी घाटी में जो स्कल मिला, क्योंकि एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक मानव का सबसे मतलब प्राचीन अवशेष या फिर प्रारंभिक मानव का पहला अवशेष कहाँ से मिला था, 1982 में
नर्मदा नदी घाटी से मिला था, हथनौरा नामक जगह से, है ना। उस कल वो खोपड़ी मिली थी, पूरा शरीर तब भी नहीं मिला था। तो उस कल की जब जांच की गई तो पाया गया कि वो होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव को बिलोंग करता है। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पुराना अवशेष मिला है वो होमो इरेक्टस मानव का है, जबकि ये क्रो मैग्नोन मैन का मिला था यूरोप में, ये ध्यान रखना है। और जो हम पाषाण काल को अब चूंकि डिवाइड भी करेंगे, उच्च पुरा पाषाण काल जो है जो मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित साइट्स अलग अलग होंगी। तो इसलिए आप देखिएगा जो जो यहाँ पे चीजें बताई जाएंगी स्थल संबंधी। अब जैसे कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया होगा संस्कृति, जैसे मद्रासियन कल्चर है, सोहान नदी कल्चर है, तो इसका मतलब है नदी के पास कुछ ऐसी साइटें होंगी सोहान नदी घाटी के किनारे जहां पर स्टोन एज की सभ्यता वाला मानव रहता होगा, स्टोन एज की संस्कृति को फॉलो करने वाला मानव, स्टोन एज के हिसाब से रहन सहन करने वाला मानव, इस प्रकार के औजार बनाने वाला मानव सोहान नदी घाटी के पास रहता होगा। और ये मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है। मद्रासियन कल्चर क्यों कहते हैं? मद्रासियन संस्कृति मतलब मद्रास के आसपास कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं अतिरापक्कम नामक जगह से, पल्लावरम वगैरह से, है ना। तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा, वो कौन कौन लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। जैसे ये एक पेट क्वेश्चन होता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कि जियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन नहीं थे, उन्होंने मद्रास के पल्लवरम से पाषाण काल के पहले उपकरण को प्राप्त किया, जो कि एक कह सकते हैं कुल्हाड़ी थी, हस्त कुठार थी, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थी। और औजार भी आप देखेंगे कि जिस जगह पे जो औजार मिले हैं वो उसी मेटल या फिर उसी पदार्थ के बने हुए हैं जो वहां पे बहुतायत में पाया जाता था। जैसे साउथ इंडिया के औजार वहां पर मिलने वाले मिनरल्स से बने, नॉर्थ इंडिया के औजार यहाँ पर जो मिनरल्स नॉर्थ इंडिया में पारंपरिक रूप से पाए जाते हैं उस मिनरल से मिलकर बने हैं। हालांकि सबसे पहले जो कि भारत में भी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, ये खोजने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को, जो लिंगा सुगुर नामक जगह पर न्यूलिथिक साइट का अन्वेषण कर रहे थे रायचूर में। तो उन्होंने देखा कि न्यूलिथिक साइट से भी पुरानी कुछ एविडेंसेस भारत से मिल रहे हैं। और फिर डी टेरा का भी प्रयास 1935 में और प्रोफेसर किंग ने भी अपने अपने प्रयास किए थे, लेकिन कंक्लूजन तक सबसे पहले पहुंचे थे हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंफर्म तौर पर कहा था कि भारत में न्यूलिथिक कल्चर से भी पुराने यहाँ पे कल्चर और साइट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आती है। तो प्री हिस्टोरिक में स्टोन एज सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, स्टोन एज कल्चर हम लोग पढ़ते हैं, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BC से हमारा हिस्ट्री शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 1816 में टॉमसन ने भी अपने प्रयास किए। टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन प्रस्तुत किया था। फिर जॉन लुबक ने कहा कि पाषाण काल का विभाजन हम 3 डिस्टिंक्ट पीरियड में कर सकते हैं, क्योंकि पाषाण काल बहुत लंबा चलता है। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड भारत में बहुत छोटे कालखंड के लिए है, और फिर न्यूलिथिक पीरियड है। ठीक है, तो जॉन लुबक ने सबसे पहले कहा था क्योंकि स्टोन एज काफी लंबे मतलब समय अंतराल का है, तो उसे 3 भागों में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज जो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, जॉन लुबक ने कहा था सबसे पहले। तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण शब्दावलियों का सबसे प्रयोग जॉन लुबक ने किया था प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक अपनी बुक में। हस्त कुठार या हस्त परशु प्रकार के पाषाण उपकरणों का निर्माण फ्लेक विधि से किया जाता था, चॉपर चॉपिंग विधि से, बोरर मेथड का यूज किया जाता था। मद्रास अतिरापक्कम से औजार मिले। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तो पहले से ही मतलब जो लोग थोड़ा भी NCERT पढ़े हैं तो आपको पता होगा पैलियोलिथिक पीरियड सबसे ओल्ड स्टोन एज है, फिर मेसोलिथिक पीरियड है, फिर न्यूलिथिक पीरियड है, फिर चाल्कोलिथिक पीरियड और आयरन एज है। ये हमको याद रखना है। भारत में मेसोलिथिक पीरियड बहुत छोटे कालखंड का है, थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी विदेशों में ज्यादा है। ठीक है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिवर्गीय विभाजन प्रस्तुत किया गया था क्रिश्चियन थॉमसन ने। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो विष्णु शास्त्री वाकणकर हैं, उन्होंने भीमबेटका केव्स को खोजा था। 2020 डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया और यहाँ की पेंटिंग्स का महत्व बताया था। भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है, मैं आपको बता दूं इसमें बहुत जानकारियां मिलती हैं, इसलिए भाई आपकी प्री हिस्टोरिक टाइम्स की पेंटिंग है, यानी कि इसमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस हैं, इवन मेसोलिथिक के भी हैं, नियोलिथिक के भी हैं, चाल्कोलिथिक पीरियड के भी एविडेंसेस मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, मतलब पेंटिंग सिर्फ एक युग की नहीं है, पूरा पाषाण काल की है, नवपाषाण काल की, चाल्कोलिथिक पीरियड की भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किताबों के नाम वगैरह आप देखते जाइएगा, जैसे प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये किताब स्टुअर्ट पिगेट ने लिखी थी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन जो किया जाता है
वो इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं, पुरापाषाण काल के 3 यहाँ पे डिस्टिंक्ट पोर्शन है, यानी कि पैलेलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू लोअर पैलेलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड और अपर पैलेलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड है, फिर न्यूलिथिक पीरियड है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है, जैसे हम आपको कहेंगे कि भाई फला कोई न्यूलिथिक साइट है, फला कोई मेसोलिथिक साइट है और कोई अपर पैलेलिथिक पीरियड की साइट है, ठीक है। तो कोई ऐसा सोचेगा कि सर ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट बात है कि कोई साइट अगर न्यूलिथिक पीरियड की है तो उसमें मतलब कह सकते हैं ये पैलेलिथिक पीरियड संबंधी कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो सर ऐसा नहीं होने वाला है, जितना आप नीचे खोदते जाओगे एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं लगातार, है ना। कई सारी ऐसी न्यूलिथिक साइट है जो शुरू में न्यूलिथिक साइट मानी जा रही थी, लेकिन और डीपर खुदाई हुई तो ये पता चला कि उस वहां पर जो है पैलेलिथिक एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। तो कई बार ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि कोई साइट न्यूलिथिक साइट भी है लेकिन उससे पैलेलिथिक साइट के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं या पैलेलिथिक पीरियड के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। ये फ्लूइड कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैप में जो चीजें याद करने वाली है कि भाई फलाना चीज जो है फलानी साइट केवल इस पीरियड की है, फलानी साइट केवल इस पीरियड की है, तो उसको भी हम मैप के थ्रू बताएंगे लास्ट में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो अब हम पैलेलिथिक पीरियड या पैलेलिथिक एज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये प्लेस्टोसीन पीरियड जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बिलोंग करता है, प्लेस्टोसीन पीरियड उस कालखंड का है। अर्थ की सरफेस बर्फ से ढकी हुई थी और वेदर बहुत कोल्ड था, ठीक है। ह्यूमनो प्लांट जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर बर्फ गलना शुरू हुई वहां पर पहले मानव ने एग्जिस्ट करना शुरू किया। लोग पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे, अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे, सब कुछ पत्थर से था, तभी इसको स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। पैलेलिथिक पीरियड को के औजारों की किस्म बनाने की तकनीक पर 3 डिस्टिंक्ट चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कि टाइप ऑफ टूल्स के आधार पर कितने शार्प कितने उपयोगी हैं उसके आधार पर 3 कालखंड में बांटा गया है। लोअर पैलेलिथिक पीरियड या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। यानी कि पूर्व पुरापाषाण काल सबसे पुराना, मध्य पुरापाषाण काल उससे नया और उच्च पुरापाषाण काल बिल्कुल मेसोलिथिक पीरियड से टच होता हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें अर्ली पैलेलिथिक पीरियड के टूल्स कौन कौन से थे, जैसे चॉपर्स हैं, चॉपर, हैंड एक्स और कटिंग टूल्स। ये एकदम अर्लीस्ट जो कह सकते हैं टूल्स से, बाद में और भी टूल्स आते जाते हैं लगातार, और भी ज्यादा पैने होते जाते हैं, उपयोगी होते जाते हैं, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में या मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में छोटे पत्थरों के औजार माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। छोटे छोटे पत्थरों से औजार बना लेते थे, कंकड़ों से भी औजार बना लेते थे, जैसे कि पॉइंट, खुरचनी, उत्कीर्णक, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, बेधनी, यानी कि फ्लेक्स, पॉइंट, स्क्रेपर्स, इनग्रेवर्स, लूनेट्स, ट्रायंगुलर टूल्स, ये सब मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में बनाए जाते थे, ठीक है। ये टूल्स जैसे जैसे कालखंड बदलेगा तो टूल्स का जो शेप वगैरह भी बदलेगा, साइज भी बदलेगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, टूल से यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। उच्च पुरापाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों में ब्लेड, खुरचनी, ब्यूरिन्स, बेधनी, हड्डी से तैयार किए हुए औजार ये सब होते थे। तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और नागौर जिले में सिंघी तालाब के पास केवल पुरापाषाण कालीन सामग्री से संबंधित साक्ष्य मिले। जैसे ये आपको नोट करना है कि अगर जहां पर भी सिंघी तालाब या सिंघी तालाब आप देखेंगे साइट, जिला नागौर राजस्थान के पास, तो वो अर्ली पैलेलिथिक पीरियड या पूर्व पुरापाषाण काल संबंधित साइट है, उसमें सिर्फ पूर्व पुरापाषाण काल संबंधी सामग्री मिली है। पुरापाषाण कालीन स्थल लगभग पूरे भारत से मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल ज्यादातर सिंधु और गंगा के कछारों में मिले हैं, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स या फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा और इंदुस रिवर में। मारवाड़ और मेवाड़ रीजन से भी जो है पैलेलिथिक साइट्स खोजी गई हैं। भारतीय स्थलों से, दक्षिण भारतीय स्थलों से, जैसे कि पलवई एक जो है पैलेलिथिक साइट है, उतनूर एक पैलेलिथिक साइट है, पिकली हाल है, ब्रह्मगिरी है, मस्की वगैरह है, और महाराष्ट्र में जैसे चिरकी निवासा वगैरह है। तो चिरकी निवासा में आपको एक सीरीज ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा। चिरकी निवासा में पाषाण काल संबंधी सामग्री भी है, मेसोलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड संबंधी सामग्री भी है, इवन नियोलिथिक भी है डिस्टिंक्ट रूप से, ठीक है। और पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था और ये शिकार पर निर्भर करते थे, क्योंकि भाई ऐसा कहते हैं कि पुरापाषाण काल में मानव को आग का पता लग चुका था कि भाई आग क्या है ना, आग जला सकते हैं, लेकिन मतलब आग जलती है, आग के बारे में पता था उसको, आग उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। पुरापाषाण काल जब लगभग खत्म हो रहा था तब तक मानव ने आग को समझ लिया था, लेकिन उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या हम जानवरों को मार करके उसमें पका सकते हैं, ठीक है, क्या आग का प्रयोग जंगल साफ करने में किया जा सकता था, ये मानव को काफी बाद में पता चला था, न्यूलिथिक पीरियड तक,
तो ये ध्यान रखिएगा। कई सारी बुक्स में जैसे लिख देते हैं कि इस कालखंड में मानव को आग का पता लगा, तो यस, पैलियोलिथिक पीरियड तक पता लग चुका था। 2 पत्थरों को रगड़ के आग जनरेट कर सकता था मानव, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता था। भाई पत्थरों को घिसा, थोड़ी सी चिंगारी निकली, लेकिन वो आग के रूप में कैसे व्यापक तौर पर प्रयोग हुई, ये मानव ने न्यूलिथिक पीरियड में सीखा, क्योंकि चूल्हे वगैरह न्यूलिथिक पीरियड से मिले हैं, उससे पहले के नहीं। ठीक है, तो मानव यहाँ पे कच्चा मांस, रॉ मीट खाता था अग्नि के प्रयोग से। मतलब अग्नि का उसे पता था, लेकिन उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं खाना वगैरह पकाने में, ये न्यूलिथिक पीरियड तक पता लगा। और पूरा पाषाण काल में के तापमान में भारी कमी आई। जो है मध्य पूरा पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर जो है प्रयोग किए जाने लगे। और पूरा पाषाण काल के समय उद्योग शल्क, यहाँ पर शुल्क लिखा है, इसको शल्क कर लीजिए, शल्क से बनी वस्तुओं का था। जो है इस समय में मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी होते थे, यानी फ्लेक्स, ब्यूरिन्स, परफोरेटर्स और स्क्रेपर्स। फलकों की अधिकता के कारण इसको कई बार फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है। मानव जैसे प्राणी अर्थात जो आरंभिक प्राणी जिनका विकास हुआ था होमिनिड्स कहलाते थे, है ना। जैसे भारत में जो होमिनिड की खोज की गई थी हथनौरा से 1982 में, जैसे हमने आपको बताया। होमिनिड में वो किस प्रजाति का था, वो होमो इरेक्टस था। हथनौरा का मानव सम जीवाश्म होमो इरेक्टस का है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। और यूरोप में जो खोजा गया था वो क्रो-मैग्नॉन मैन का है। ये 2 अलग अलग बातें ध्यान रखिएगा। भारत में जो खोजा गया वो होमो इरेक्टस था, ठीक है। और जैसे बीपीएससी ने एक बार पूछा था मानव का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है, सिंपल क्वेश्चन, तो नर्मदा नदी वैली से, मध्य प्रदेश में हथनौरा नामक जगह पर। अतिरापक्कम तमिलनाडु जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल पर एशूलियन औजारों के साथ पशु पदचिन्ह का एक समुच्चय प्राप्त हुआ है अतिरापक्कम से, ठीक है। एनिमल फुटप्रिंट्स और एशूलियन टूल्स। चिरकी निवासा और हुंगासी जो है ये एक्शूलियन साइट्स कही जाती हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारे जो है कह सकते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, चिरकी निवासा से। लेकिन चिरकी निवासा इतनी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि चिरकी निवासा से सबसे पुराने एविडेंस लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के मिल रहे हैं। इवन फिर आपको जो है चालकोलिथिक पीरियड के भी मिलेंगे चिरकी निवासा से, और फिर न्यूलिथिक पीरियड तक के भी एविडेंसेस यहाँ से मिलेंगे चिरकी निवासा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृक्षल चिंतामणि गावी नामक पुरातात्विक स्थल, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हड्डी सींग से बने औजार यहाँ पे मिले हैं। आंध्र प्रदेश के और भी स्थल हैं जो कह सकते हैं वो अपर पैलियोलिथिक साइट्स हैं आंध्र प्रदेश में। वो हैं रेनिगुंटा, बेटम शैला, बेमुला, कुरनूल, ये सब, ठीक है। और कर्नाटक में ईशमपुर से पूरा पाषाण कालीन संबंधी औजार बनाने वाली साइट्स मिले हैं। 2023 यूपीपीएससी में पूछा भी गया था ईशमपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक रीजन में। ज्वालापुरम 9 कुरनूल जिले में एक जो है आपका पैलियोलिथिक साइट है। जलालपुर और दीना पाकिस्तान में रिवात वैली में स्थित एक पैलियोलिथिक साइट्स हैं। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को जो है प्लाक कल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। फलक इसमें मिले हैं। सिहावल मध्य प्रदेश निम्न पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। संघाओ की केव्स जो है ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, ठीक है। अब हम जो है अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में 2 मेन कल्चर जो पढ़े जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चॉपर चैपिंग या पेबल कल्चर, या फिर इसको जो है सोहान कल्चर भी कहा जाता है। सोहान नदी घाटी के आसपास जितने छोटे छोटे साइट्स हैं वो इसको हम लोग कह देते हैं चॉपर चॉपिंग कल्चर, जो कि अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करता है। हमारे एग्जाम में सिंपली आ सकता है कि सोहान की संस्कृति या सोहान नदी घाटी की संस्कृति किस कालखंड की है, तो वो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड या फिर पूरा पाषाण काल की है, या पूरा पाषाण काल की है, आप सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। तो वही सब डिटेल यहाँ पे गिवन है। इसको खोजा किसने था, तो डी टेरा ने खोजा था, डी टेरा ने खोजा था 1935 में, और जो है टी पैटरसन ने इसको खोजा था। फिर बेलान नदी घाटी में एक्सकवेशन हुए थे GR शर्मा के नेतृत्व में। इलाहाबाद प्रेजेंट डे प्रयागराज में 44 आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हुई मिली है। लेकिन बेलान नदी घाटी में आबाद के भी एविडेंसेस मिले हैं, ये आपको पता है। हैंड एक्स कल्चर कहा जाता है वडुमदुरई और अतुरापक्कम के निकट। प्रेजेंट डे चेन्नई में वडुमदुरई, चेन्नई के पास वडुमदुरई और अतुरापक्कम से कुछ साइट्स खोजी गई थी, इनको पाया गया कि ये पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स हैं। इसको जो है ये खोजा गया था और इसको हैंड एक्स कल्चर, एशूलियन कल्चर नाम दिया गया था, वहां पाए गए औजारों के आधार पर। आप सभी जानते हैं कि पहली हस्त कुठार या फिर जो पहला हम लोग कह सकते हैं पैलियोलिथिक टूल
भारत में खोजा गया था रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उस समय काम कर रहे थे, जियोलॉजिस्ट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम में एक जगह जाते हुए, चेन्नई के पास करीब 60 किलोमीटर वहां से दूर पल्लवरम में वो जा रहे थे मई 1863 में, और उनके पैर से टकरा गई थी हस्तकुठार का जो आगे का, जो कह सकते हैं काटने वाला जो शिरा होता है, वो टकरा गया था पत्थर का। उन्होंने उसको सोचा कि ये तो हस्तकुठार जैसा लग रहा है, फिर उसको रिसर्च किया तो पाया ये प्री हिस्टोरिक टूल है पैलेलिथिक पीरियड का। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी प्रोफेसर विलियम किंग के साथ मिलकर के। फिर 4 महीने बाद ये उसी स्थान पर गए थे, उसके पास अतिरम पक्कम में दूसरी हैंड एक्स या फिर स्टोन क्लीवर जैसा एक कह सकते हैं औजार उन्होंने खोजा, और इस तरीके से वो अपनी खोज प्री हिस्टोरिक टूल्स के मामले में आगे बढ़ाते रहे यहाँ पर। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय कह सकते हैं काम कार्मिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री ये कहे जाते हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से दोनों संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बेलान रिवर वैली, बेलान रिवर वैली जो है टोंस नदी की सहायक नदी है बेलान रिवर, सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस पर मिल जाती है। तो इलाहाबाद, मिर्जापुर है ना, सोनभद्र के जो ट्रांजिशन रीजन है, इसी को आप बेलान नदी घाटी कह सकते हैं, जहां जहां से बेलान रिवर टोंस की सहायक नदी बहती है। ठीक है, और पुरातात्विक खोज के लिए इस घाटी को टेक्स्ट बुक ऑफ जो है इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बेलान नदी घाटी को कहा जाता है, क्योंकि कई सारे जो है प्री हिस्टोरिक साइट्स यहाँ से मिले हैं। तो स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस ये कहाँ से मिली? लोहंदा नाला रीजन, बिलान रिवर वैली से। ठीक है, ये कौशाम्बी म्यूजियम में रखी गई है। फिर मध्य पाषाण काल के बारे में, मीजोलिथिक पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। मीजोलिथिक पीरियड जो भारत में है, मीजोलिथिक पीरियड वो बहुत थोड़े समय का है ना। मीजोलिथिक पीरियड बहुत थोड़े समय का है, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रांजिशन पीरियड है, पैलेलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड के बीच एक ट्रांजिशन स्टेज है। मतलब भारत में मीजोलिथिक पीरियड बहुत छोटा है, विदेशों में ज्यादा है। विदेशों में जो है ज्यादा लंबे समय तक खींचता है मीजोलिथिक पीरियड, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़े समय में खत्म हो जाता है और तुरंत ही न्यूलिथिक पीरियड शुरू हो जाता है। वही यहाँ पे गिवन है। तो तापमान में वृद्धि यहाँ पे दिखाई देती है, और वातावरण में गर्मी आई थी, बर्फ पिघलती गई, नदियां बहती गई। ठीक है, और बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। भाई जब नदी बही तो मानव ने जो है अपना पैटर्न बदला खाना खोजने का। उन्होंने सोचा कि भाई दौड़ाकर शिकार पकड़ने से अच्छा है क्यों ना मछली पकड़ी जाए, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, नदियां बह रही हैं, तो मछली भी होगी उसमें। तो मानव ने मछली पालन या मछली पकड़ना शुरू कर दिया था, जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाएं मीजोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती हैं, मतलब मीजोलिथिक साइट है भीमबेटका, लेकिन एविडेंसेस जो पेंटिंग एविडेंसेस मिले हैं वो पैलेलिथिक पीरियड के भी हैं, मीजोलिथिक पीरियड के भी हैं, चालकोलिथिक पीरियड के भी हैं, और न्यूलिथिक पीरियड के भी एविडेंसेस भीमबेटका से मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे मीजोलिथिक पीरियड को कहा जा रहा है कि एपीपैलेलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि तुरंत नहीं, मतलब बहुत छोटे समय के बाद न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत भारत में हो गई थी। इसमें कौन कौन से औजार प्रयोग करते थे? लुनेट्स, ट्रेपीजिस का प्रयोग करते थे। ठीक है, 1 से 8 सेंटीमीटर के औजार होते थे यहाँ पर, और ज्यादातर यहाँ पर तीर या भाला बनाने के लिए उसमें बांधा या बैठाया जा सकता था मीजोलिथिक पीरियड के औजारों को। मध्य पाषाण युगीन स्थलों के विभाजन से संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युगीन सभ्यताओं का आवास उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम संपूर्ण भारत में था। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक साइट्स ये ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया में नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। कौन कौन से यहाँ पे साइट्स हैं, अब इसको मैप में भी लगाएंगे, लेकिन ये साइट्स कवर करिए, क्योंकि एग्जाम में ये वाला जो पोर्शन है इसी से मैक्सिमम सवाल बनने के संभावना रहती है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो मेसोलिथिक साइट्स भारत में कौन कौन से हैं? गुजरात में लंगनाज जिला, मेहसाणा जिला, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका भोपाल के पास, उत्तर प्रदेश में चोपनी मांडो, और जो है पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर है जिला बुर्दवान, और कर्नाटक में संगनकल्लू है जिला बेलारी, और दक्षिणी तमिलनाडु में तूतुकुड़ीन के पास मेसोलिथिक साइट्स यहाँ पे मिली हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में जानकारी 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में, जब ये जो है माइक्रोलिथ खोजे थे विंध्यन रीजन में, तो इन्होंने कहा था कि ये जो एविडेंसेस हैं ये पैलेलिथिक पीरियड से अलग हैं और एक अलग डिस्टिंक्ट पीरियड के हैं, जिसको मेसोलिथिक पीरियड कह सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमन स्केलेटन्स आर फर्स्ट फाउंड इन इंडिया फ्रॉम मीजोलिथिक पीरियड। एक संपूर्ण मानव कंकाल जो सबसे पुराना मिला है भारत में वो मीजोलिथिक पीरियड का है। हमने हथनौरा के जिस अर्लीस्ट ह्यूमन की बात की थी उसकी सिर्फ खोपड़ी मिली है, पूरा शरीर नहीं मिला है हड्डियों का। ठीक है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः यानी माइक्रोलिथ जो है मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। गुजरात स्थित लंगनाथ से जिला महसाणा से 14 कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल मदहा जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के पास है, हड्डियों सींग से मिले निर्मित उपकरण मिले हैं। जयप्रकाश नारायण पांडे द्वारा जो लिखित पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, ठीक है, इसमें मेंशन है बोन टूल्स का, और जो है हड्डी से बने उपकरण आभूषण मिले हैं। मध्य पाषाण काल पुरास्थल महदाह से मृग श्रृंग और छल्लों की माला मिली है। ठीक है, एविडेंस ऑफ नेकलेस ऑफ डियर बोन रिंग्स, यानी कि मतलब हिरण की हड्डियों से छोटी छोटी जो हड्डियां निकाली गई उससे पूरी एक नेकलेस टाइप की बनाई गई है, वो यहां से मिली है मादा से। एक्चुअली जो है डियर की सींग से बनाया गया था। ठीक है, डियर हॉर्न रिंग जो है यहाँ से मिली है। दमदमा में 41 मानव शवाधान मिले हैं। ठीक है, सिमेट्री यहाँ पे पूरी मिली है, ह्यूमन ग्रेव्स या फिर सिमेट्री कह सकते हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। और मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थरों के औजार के अलावा लेखैया से शैलाश्रय क्रमांक 1 से 17 तक मानव कंकाल मिले हैं। प्रतापगढ़ से जो है हाथी दांत का लटकन हड्डियों से बने औजार मिले हैं। तो अब यहाँ पर जो औजार हैं वो एकदम डिस्टिंक्ट तरीके के हैं और बिल्कुल आप पैलियोलिथिक पीरियड के औजार इसको कंपेयर करके कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गई थी। जो एक डिस्टिंक्ट फीचर है मेसोलिथिक पीरियड और लोअर मतलब पैलियोलिथिक पीरियड को आप अलग कैसे करेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड के तीनों ही पीरियड लोअर मिडिल अपर, उनसे मेसोलिथिक पीरियड कैसे अलग है, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड में मानव ने पशुपालन यहाँ पे शुरू कर दिया था। मानव को पता लग गया था कि पूरे जानवर को मार के खाने की अपेक्षा अगर हम उसे पालेंगे तो रेगुलर हमें पोषण के लिए उससे दूध अंडा प्राप्त हो सकता है। और मछली पकड़ना भी मेसोलिथिक पीरियड में मानव ने शुरू कर दिया था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ से मिले हैं, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश से, बागौर भीलवाड़ा जिला राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। बागौर भारत का जो सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट कहा जाता है। यहाँ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि बैल, भेड़, बकरी और सुअर को जो है 5000 BC से ही पालतू पशु के रूप में बना करके रखा जाता था। VN मिश्रा ने इसका एक्सकवेशन कराया था बागौर का। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में भी मेसोलिथिक साइट मिले हैं, 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनका नाम जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप है। इंग्लिश में भी जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप ही कहेंगे, आइलैंड नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र और शैल चित्र पाषाण युग के हैं। ठीक है, ये सब ने बताया जो है मतलब ये भीमबेटका से जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं वो जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड की भी है और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की भी है, मेसोलिथिक पीरियड की भी है, चालकोलिथिक पीरियड की भी है और कुछ साइट मतलब कह सकते हैं पेंटिंग्स नियोलिथिक पीरियड को भी बिलोंग करती हैं। ये ध्यान रखना है। महेश्वर नामक जो स्थल है ये ऐतिहासिक नगर है और इसका संबंध दूसरे कालखंड से है, वो एंशिएंट हिस्ट्री की साइट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के एविडेंसेस मिले हैं। यानी बलूचिस्तान जो मेहरगढ़ है वो एक ऐसी साइट है जहां पर एविडेंसेस आपके कहां से कहां तक मिले हैं, स्टोन एज कल्चर, प्री हिस्टोरिक स्टोन एज कल्चर से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के जो एविडेंस कहां से मिले, मेहरगढ़ से। इतनी ये पॉपुलर साइट है कि पुराने से पुराने स्टोन एज से लेकर के हड़प्पा स्थल तक के एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मेहरगढ़ से मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, क्योंकि अब तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के पास है पॉलिटिकली, टेरिटोरियल वैसे अगर बात करें। मादहा पट्टी तहसील प्रतापगढ़ और मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल या बूचड़ खाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चौपनी मांडो से जंगली धान के प्रमाण मिले हैं। ये स्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलान नदी के दाएं तट पे है। BD मिश्रा ने इसको खोजा था। चौपनी मांडो भी एक मेसोलिथिक साइट है। पैसरा बिहार में यहाँ पर अर्लीस्ट हट्स के साक्ष्य मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड में। कुछ ऐसी प्राचीन झोपड़ियां भी मानव ने बनाना शुरू किया था टेम्परेरी तौर पर। परमानेंट सेटलमेंट्स न्यूलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलती है, पता होना चाहिए आपको। विदुला जायसवाल ने इसको खोजा था।
अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं मीजोलिथिक साइट्स, यहाँ पे देख रहे हैं प्योरली जो मीजोलिथिक साइट्स है, मीजोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया। मैप में लगाने के लिए वैसे मैप बना हुआ नहीं आएगा, लेकिन आपसे कह सकते हैं कि भाई इसको आप नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए तो आप देखेंगे मीजोलिथिक साइट्स में वीरभानपुरा ये वेस्ट बंगाल में है, पैसरा साइट ये आपका बिहार में है, राज्यों से मिलाने को आ सकता है, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और बागौर यहाँ पर है राजस्थान में, उसके बाद ये लोटेश्वर है, रतनपुरा ये साइट है गुजरात की, ठीक है, गुजरात की साइट है। उत्तर प्रदेश में कई सारे साइट्स मिले हैं, बेलान नदी घाटी में दमदमा, मादाहा, सराय नाहर राय, और जो है लेखैया है, चोपड़ी मांडो है, महागढ़ा भी है, महागढ़ा नीलोथिक साइट भी है और मीजोलिथिक साइट भी है, ठीक है। और नीचे जो है तेणमलाई ये केरल में, तेणमलाई इन केरला, और इसको तेड़ी या फिर टेरी साइट कहा जाता है, टेरी या फिर तेड़ी साइट इसको कहा जाता है, ये पाई जाती है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे साइट्स हो गए, और ये प्योरली मीजोलिथिक साइट्स आप कह सकते हैं। महागढ़ा जो है ये न्यूलिथिक साइट भी है और काफी सारे मीजोलिथिक एविडेंसेस भी यहाँ से मिले हैं। तो ये आप मैप अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिए खुद भी बनाइए यहाँ पर कुछ मैप्स मीजोलिथिक साइट के, आगे न्यूलिथिक साइट बताएंगे उसके भी। अब हम न्यूलिथिक साइट पे आ चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 8000 बीसी से न्यूलिथिक साइट शुरू मान ली जाती है। न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लोबक ने किया था। और न्यूलिथिक साइट को हम कैसे पहचाने, क्योंकि इस कालखंड के जो औजार हैं काफी पॉलिश्ड हैं और काफी उपयोगी मान सकते हैं, आप काफी अच्छे तरीके से बनाए गए मान सकते हैं, ठीक है। तो इस काल को पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, मानव ने खोज लिया था कि जो पौधे हम आसपास जो उगे देख रहे हैं उनको हम एक सिस्टमैटिक मैनर में उगा सकते हैं, एक परमानेंट सेटलमेंट नदी किनारे बना करके थोड़ी जो भूमि को खाली करके उससे अनाज उगा सकते हैं, ठीक है, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। न्यूलिथिक पीरियड में मानव को पता लग गया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे औजार मिलेंगे जो खेती कर्म में काम आते थे, ठीक है। भले ही वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन खेती अपने खाने भर की अर्ली मैन यहाँ पे कर ले सकता था, ठीक है। अनाज को स्टोर करने के लिए बर्तनों की जरूरत थी, तो मिट्टी से जो है बर्तन बनाना भी मानव ने सीख लिया था न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है। क्या विशेषताएं थी नवपाषाण युग की? कृषि संबंधी गतिविधियों को शुरू करना, घरों में जानवरों को पालना, घर में बकरी पालना, कुत्ते पालना, भेड़ पालना, भैंस पालना, सुअर पालना, तीखे नुकीले औजारों के तीखे नुकीले पत्थर के औजारों की घुसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत करना। अब चूंकि खेती कर्म करने के लिए काफी धारदार औजारों की जरूरत होती थी, ठीक है, तो उन्होंने अपने हथियारों को पॉलिश करना शुरू किया। पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, क्योंकि भाई अनाज स्टोर कहाँ करेंगे, ठीक है, तो बर्तनों में। ले मेजुरायर ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में टोंस नदी के किनारे पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त की और कहा कि ये भाई बिल्कुल मेसोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस से या फिर पूरा पाषाण काल के एविडेंसेस से अलग हैं और ये हमारे न्यूलिथिक साइट के औजार हो सकते हैं। गॉर्डन चाइल्ड ने व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में बताया कि मानव ने जो है कॉपर जब खोजा और उसको कैसे अपने उपयोग में लाना शुरू किया, ठीक है। 80,000 से 10,000 1 लाख साल पुराने मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से मिले हैं, ये एक फैक्ट है, याद रख सकते हैं। महागढ़ा या महागढ़ा साइट जो है विंध्यन रीजन में है, उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी किनारे इलाहाबाद शहर से 70 किलोमीटर दूर है और ये न्यूलिथिक साइट भी है महागढ़ा, और जैसे मैंने बताया ये मेसोलिथिक साइट भी है। दोनों कालखंड के एविडेंसेस महागढ़ा से मिले हैं। राख के टीले जो मिलते हैं न्यूलिथिक कल्चर में ही मिलते हैं साउथ इंडिया में। ऐश माउंट जो है ये साउथ इंडिया में न्यूलिथिक साइट्स में मिलते हैं। प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष ये बिलासुरगाम से मिले हैं, आंध्र प्रदेश में कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्टोव यानी चूल्हे के जिसमें खाना बनाया जाता होगा। अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस ह्यूमन को जाता है, ठीक है। हालांकि व्यापक प्रयोग होमो निएंडरथैलिस मानव ने किया था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव होमो निएंडरथल था, जबकि आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सेपियंस माना जाता है, जो हम लोग हैं। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 बीसी से हुई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 बीसी से मानी जाती है, न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत।
ठीक है। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबक ने किया था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। ये कुछ आपको देखना है कि ऑस्ट्रेलियन पुरातत्वविद वी गॉर्डन चाइल्ड ने शिकार और भोजन संग्रहण के बाद भोजन उत्पादन तक के बदलाव को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा था। वी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु अन्य उत्पादक संस्कृति का प्रयोग किया है, यानी कि इन्होंने कहा था कि ये कह सकते हैं सीरियल मेकिंग कल्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आल्चिन कपल और बी के थापर। आल्चिन कपल यानी कि दो यहाँ पे हिस्टोरियन थे और पति पत्नी, तो उनको आल्चिन कपल कहा जाता है। बी के थापर ने और आल्चिन कपल ने नवपाषाण संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण काल की संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया है कि न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत या अनाज उत्पादक संस्कृति की शुरुआत चाइना से हुई होगी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ था। इसी काल में गेहूं की कृषि शुरू हो गई थी। नवीनतम खोजों के अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य भारत के कहाँ से मिले हैं अनाज उत्पादन के? कृषि साक्ष्य वाला सबसे पुराना क्षेत्र है संत कबीर नगर जिले की झील के किनारे स्थित लहुरा देव स्थल है। ठीक है, वही है जो एग्जाम में एक्सेप्ट किया जाएगा, लहुरा देव, वही यहाँ पे लिखा है। मिर्जापुर में बिलान और अधवा नदी के संगम पर टोकुआ साइट जो है, यहाँ पर 6000 बीसी में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चीन की यांगत्से नदी घाटी में 7000 बीसी पहले चावल उगाया गया था। तो यही सब है यहाँ पे। बाजरा चीन में उत्पन्न हुआ, सोरघम पूर्वी अफ्रीका में, जो यूरोप में सबसे पहले उगाया गया, मक्का मैक्सिको में सबसे पहले उपजाया गया। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है और डी टेरा पीटरसन ने खोज की थी। और जो हमारे बुर्जहोम गुफकराल, ये साइट न्यूलिथिक साइट जब J&K रीजन के, ध्यान रखिएगा, बुर्जहोम और गुफकराल। गुफकराल ये नवपाषाण स्थल है। यहाँ पे गर्तावास हमको देखने को मिलता है, पिट ड्वेलिंग के अवशेष देखने को मिलते हैं गुफकराल से। पिट ड्वेलिंग यानी कि मानो गड्ढा बना करके रहता था। चिरांद ये न्यूलिथिक साइट बिहार में है। ठीक है, और फिर नवपाषाण स्थल साउथ के कहाँ पे? मैसूर के पास बेलारी जिला में है, मैसूर के पास बेलारी डिस्ट्रिक्ट में। संगनकल्लू कर्नाटक में, पिकली हाल में ये ऐश माउंट्स मिले, राख के टीले, जो न्यूलिथिक साइट के हैं, न्यूलिथिक पीरियड के हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था मानव के द्वारा। पत्थर और तांबे के प्रयोग की व्यवस्था ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाती है। तो तुरंत ही न्यूलिथिक पीरियड के बाद हमको चालकोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है। भारत में जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, सबसे अर्लीस्ट वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में और साउथ ईस्टर्न इंडिया में। दो कह सकते हैं पूर्व राजस्थानी पुरास्थल हैं, आहाड़ और गिलुंद, और बनास रिवर वैली किनारे हैं। और जो है इसका प्राचीन नाम तांबावती कहा जाता है, क्योंकि अर्ली मैन ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग यहाँ से किया होगा। ठीक है, अब देखिए चालकोलिथिक पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए? कॉपर चाहिए। तो कॉपर जहां जहां मिलेगा वहीं से तो संस्कृति शुरू होगी ना। तो कॉपर कहाँ कहाँ भारत में मिलता है? आप देखेंगे प्रेजेंट में जो माइनिंग है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है ना, राजस्थान रीजन में, पश्चिमी मध्य प्रदेश रीजन में, पश्चिमी महाराष्ट्र रीजन में। तो यहीं पर अर्ली मैन ने कॉपर प्राप्त किया होगा एज अ मेटल और उसको प्रयोग करना शुरू होगा, वहीं से चालकोलिथिक पीरियड शुरू हो जाता है। अपने पत्थर के पॉलिश किए औजारों को जब उन्होंने कंबाइन कर दिया कॉपर के मेटल से, तब उनके औजार और भी कह सकते हैं अच्छे होते चले गए। तो दो साइट जो है आहार और गिलुंद, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का कालक्रम, ये देखिएगा, ये एग्जाम के लिए ऐसे ही आ सकता है, ये बुक्स में भी ऐसे दिया रहता है कि आहार बानस कल्चर सबसे पुराना है, फिर गणेश्वर जोधपुरा कल्चर ये पुराना है, और कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, जॉर्वे कल्चर। ठीक है, ये है। और चालकोलिथिक पीरियड में सर्कुलर पिट ड्वेलिंग जो है ये देखने को मिली है कहाँ से? इनाम गांव, महाराष्ट्र से। चालकोलिथिक पीरियड में जो पिट ड्वेलिंग है वो इनाम गांव से देखने को मिली है, जबकि न्यूलिथिक पीरियड की पिट ड्वेलिंग कहाँ से? गुफकराल से। ठीक है, J&K से। जॉर्वे ताम्रपाषाणी संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पहले काट दिया जाता था, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। जोरवे जो है ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा रिवर के किनारे, जो कि गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। गणेश्वर कल्चर ये सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, और चालकोलिथिक पीरियड में सबसे पुराना इसको माना जाता है गणेश्वर जो कह सकते हैं कल्चर है। इसके साइट्स कौन कौन से? हाड़, गिलुंद, मारमी और बालाथल। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नावदा टोली ये चालकोलिथिक साइट्स हैं। मालवा, कायथा, एरण और नावदा टोली। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, इंदौर के निकट स्थित है। HD संकालिया ने इसका उत्खनन करवाया।
कायथा कल्चर जो है छोटी काली सिंध नदी की छोटी काली सिंध नदी के तट पर एक चालकोलिथिक साइट थी। और इसे जो है माना क्या जाना जाता है, हड़प्पन कल्चर का जूनियर माना जाता है। मतलब ये छोटे छोटे जो कल्चर थे, जो हम जोरवे पढ़ रहे हैं, गणेश्वर पढ़ रहे हैं, इसी के बाद एक बड़ा सिविलाइजेशन का उदय होता है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न महाराष्ट्र जो हमको चालकोलिथिक साइट्स मिले उनके नाम लिखे हुए हैं, ये देखिएगा आप लोग। सोनाम गांव है ना पुणे जिले में, चंदौली, सोने गांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, चिरकी नेवासा, दाइमाबाद, ये सब है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये साइट्स जो हैं, ये चालकोलिथिक साइट्स हम लोग कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर न्यूलिथिक एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इनाम गांव एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट भी है और चालकोलिथिक साइट भी है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो स्थल हैं वो कौन से हैं? नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, ये सब। इनाम गांव में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। मालवा और राजस्थान में गरुड़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, और इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं बुल था, वो सिंबल था एक रिलीजियस कल्ट का। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में मृतक को दफनाया जाता था। नवपाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से? मेजर न्यूलिथिक साइट पाकिस्तान में मेहरगढ़ में किले गुल मोहम्मद, राणगुंडई, जलीलपुर, ठीक है, सराय खोला, कश्मीर में झेलाम नदी वैली में बुरझोम, गुफकराल, उत्तर भारत में कोहली डिब्बा है, महागढ़ा है, चिरांद बिहार में, सेनुआर बिहार में, और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडुर राजा ढेरी, सरुतारू असम में, मरकडोला असम में। पेनिनसुलर रीजन में जो न्यूलिथिक साइट हैं वो कोडेगाल, कुपगाल, मस्की, संगनकल्लू, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा, पिकली, हालुतनूर, ये सब कर्नाटक के, और पयमपल्ली तमिलनाडु का। पांडुर राजा ढेरी ये जो है कह सकते हैं आपका वेस्ट बंगाल स्थित एक न्यूलिथिक साइट है। और सरुतारू ये आपका गुवाहाटी के पास है। क्या क्या मिला है वो यहाँ पे है। ये प्रॉपर आपके जो न्यूलिथिक साइट है इसको देख लेते हैं हम लोग। न्यूलिथिक साइट, प्रॉपर जो न्यूलिथिक साइट है। अब देखिए महाराष्ट्र को मैंने खाली छोड़ दिया, जबकि यहाँ पर कई सारे न्यूलिथिक साइट्स हैं, जैसे इनाम गांव है, और जो कई सारे जो चालकोलिथिक साइट हमने पढ़े, चिरकी नेवासा है, इनाम गांव है, लेकिन उसको खाली छोड़ दिया यहाँ पर, जिससे आप प्रॉपर न्यूलिथिक साइट के रूप में इन स्थलों को ध्यान रखें। वो चालकोलिथिक साइट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो न्यूलिथिक साइट भी हैं इनाम गांव वगैरह, लेकिन ज्यादातर उनकी इंपॉर्टेंस चालकोलिथिक एविडेंसेस के लिए है। तो सरुतारू, मरकडोला, डकवाली, हार्डिंग है ना, चिरांद, सेनुआर बिहार में, पांडुर राजा ढीबी इसमें जो है कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में है ना, झारखंड में बरूडी है, कुचा नामक साइट ये आपका इधर है ओडिशा रीजन में, ठीक है, कुचा या फिर कुचाई कह सकते हैं, ये ओडिशा रीजन में। नागार्जुन कोंडा, पलवई, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली तमिलनाडु में, और जो आपका कर्नाटक रीजन में कोडिकल, मस्की, संगनकल्लू, हल्लूर, कुपगल, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने साइट तो एटलीस्ट आपको पता होने ही चाहिए। जो प्रॉपर न्यूलिथिक साइट है, प्रॉपर आपके जो चालकोलिथिक साइट्स मतलब जो कह सकते हैं मेसोलिथिक साइट हमने बताया, पुरापाषाण काल के स्थल बता दिए, और जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे आप तो चालकोलिथिक साइट्स भी वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक साइट आप अच्छे से इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां पे क्या क्या मिला था वो यहाँ पे गिवन है, देख लीजिए आप लोग। भरतपुर जो साइट है ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है, चालकोलिथिक पीरियड के, और जो कह सकते हैं न्यूलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं। भरतपुर एक साइट है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब भरतपुर एक जिला भी है राजस्थान में, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कियारी और गियाक नामक न्यूलिथिक साइट ये लद्दाख में है। त्रिपुरा में जो है कह सकते हैं कुछ साइट्स हैं न्यूलिथिक साइट्स, जिनको हम तेलियामुरा और जिरानिया नाम से जानते हैं, जिरानिया और तेलियामुरा। अब हम चालकोलिथिक या कॉपर स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। ये न्यूलिथिक नवपाषाण काल का ही एक ऐसा स्टेज है जहां पर तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ। तभी मैंने कहा कि जहां जहां पर आपको मतलब न्यूलिथिक साइट्स मिले हैं वहीं वहीं से चालकोलिथिक कल्चर की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ताम्रपाषाण का मतलब आपको पता है, चालकोलिथिक, चालको मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर और स्टोन के मिक्सचर से बना करके जो औजार प्रयोग किए मानव ने, वो पीरियड है चालकोलिथिक पीरियड है। ठीक है,
इसे नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कह सकते हैं या फिर प्री हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी कल्चर हैं जो कि बिल्कुल हड़प्पन साइट मतलब हड़प्पन कल्चर के साथ साथ जो है ये चालकोलिथिक पीरियड चलते रहे, ठीक है। प्रमुख रूप से आहार बानस कल्चर, कायथा कल्चर, इसके साइट्स देखिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। आहार बानस कल्चर की साइट्स आहार, गिलुंद, बलाथल है, चंबल, बेतवा, दोआब रीजन एमपी में कायथा कल्चर, गणेश्वर कल्चर जो है सीकर झुंझुनू रीजन में, खेतरी का ऊपर बेल्ट जहाँ पे पड़ती है, सावलदा कल्चर महाराष्ट्र में, मालवा कल्चर नवदा टोली में, रंगपुर कल्चर जो है गुजरात में, जोरवे कल्चर जो है आपका इनाम गांव दैमाबाद में, जोरवे महाराष्ट्र में। ये याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से ये चालकोलिथिक साइट्स थे या चालकोलिथिक कल्चर थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत से पहले जो है अस्तित्व में आए थे। अब उनके डिटेल यहाँ पे गिवन है, जैसे कायथा कल्चर को सबसे पहले किसने खोजा था? वीएस वाकणकर ने, वीएस वाकणकर ने। इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं? जैसे नगदा और जो है नवाड़ा, एरन, गुगेरिया, ये सब। उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी किनारे ये कायथा संस्कृति उपजी थी। अच्छा, ये जो कल्चर हैं ये ज्यादातर किसी नदी के किनारे होंगे, तो नदी और कल्चर मिलाने के लिए भी आ सकता है। जैसे कायथा कल्चर जो है किस नदी किनारे? कायथा कल्चर जो है छोटी काली सिंध नदी किनारे एमपी में। मालवा कल्चर ये जो है कह सकते हैं ये किस रीजन में? डेक्कन पेनिनसुलर रीजन ऑफ महाराष्ट्र में और मालवा रीजन में। जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर जो है महाराष्ट्र के 2 जिलों में, अहमदनगर और पुणे में, और वहाँ के छोटे छोटे टाउन्स में उपजा था। कई सारे जो प्लेसेस हैं, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, वहाँ पे जोरवे संस्कृति पनपी थी। वही यहाँ पे कालखंड दिया हुआ है रफली, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑलरेडी हम ये जो चीज पढ़ा चुके हैं उसी को थोड़ा चार्ट बना करके लिख दिया गया है। टाइमलाइन यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से ओवरऑल बेसिक आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा पैलेलिथिक पीरियड के बारे में, फिर मेसोलिथिक पीरियड के बारे में जो छोटा सा स्टेज है, फिर न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक साइट से ही चालकोलिथिक पीरियड का उदय हुआ। चालकोलिथिक साइट्स जो चालकोलिथिक छोटे छोटे कल्चर जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बड़ा सिविलाइजेशन बृहद सिविलाइजेशन था उसी के कई बार शुरुआत मतलब उससे कई साल पहले शुरू हुए, कई 100 साल पहले, और कुछ जो है उसके अंत तक भी जारी रहे और कुछ पहले ही खत्म हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला लेसन खत्म होता है। आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा क्योंकि हिस्ट्री में रिवीजन स्टूडेंट का काम है। कोई कितना भी अच्छा टीचर आपको स्टडी करा दे, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चीज़ें भूलेंगे और फिर वो चीज़ें काम की नहीं रहेंगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि जितनी भी हिस्ट्री क्लासेस कराएंगे तो हर 2 क्लासेस का रिवीजन आप करके आइएगा अगली क्लास देखने से पहले, तभी यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा।